हिंदुओं का काम अहिंसा है, सनातनियों का काम अहिंसा है। लेकिन हमें जो एक वाक्य पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूं कि स्वामी जी इस एक वाक्य ने कि अहिंसा परमो धर्मः, इस एक वाक्य ने हमारे आज के युवा को नपुंसक बनाकर रख दिया है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि इसके आगे का वाक्य क्या था। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो सर्वश्रेष्ठ कार्य है ही, लेकिन अगर धर्म की रक्षा की बात हो, अगर आत्मरक्षा की बात हो, तो हिंसा भी करनी उतनी ही जरूरी है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, बहुत सारा काम था, इसलिए 4 दिन से मैं पॉडकास्ट नहीं कर सका। आप मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरा पॉडकास्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कृपया ना भूले। हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। मित्रों, जब भारत की बात आती है तो राजधानी दिल्ली का एक अनन्य साधारण महत्व तो हम जानते हैं। पांडवों के काल से दिल्ली महत्वपूर्ण रही है। राजधानी दिल्ली में पहले से आज की तरह आज जैसे खान मार्केट गैंग है, लुटियन दिल्ली जोन है, बाकी भी 2-4 चीजें हैं। उसी की तरह ये अशराफ, साहूकार, राजनीतिज्ञ, ऊंचे रसूख वाला जो जोन थे ना, वो 1775 में भी मौजूद थे। सारे विश्व भर के जितने भी रसूखदार थे, उनके आपसी हित संबंध थे, वो दिल्ली में जरूर थे। जाहिर है, अब इतनी महत्वपूर्ण लोग और ऊंचे कद के लोग अगर दिल्ली में रहते हैं तो कट कारस्थान तो उनके आम जिंदगी का हिस्सा बने थे। अब इन जैसों को अगर सबको साथ जोड़ के राज करना है तो उनमें एक वाक्यता होनी तो जरूरी है, और ये एक वाक्यता लाना बड़ा कठिनतम काम था, कोई भी शासक आए। और मित्रों, यही वजह है कि भले कागजी घोड़ा हो, लेकिन बादशाह तो मुगल ही चाहिए था, और वो भी सुन्नी मुसलमान का होना आवश्यक था। ये मेन कारण है कि शाह आलम फिर से दिल्ली आने के लिए ललचा रहा था, और मराठे भी शाह आलम को दिल्ली लाना चाहते हैं। अब उसके लिए शाह आलम ने, मैंने बताया आपको कि नए नए कांड तो वो करते रहता था प्रयागराज में बैठ के। अब ये मराठे वाले जो कांड है वो अंग्रेजों को पता चले। उन्होंने कलकत्ता में मुगलों का एक वकील था, मुनीरुद्दौला को कलकत्ता में बुलाया। वहां पे आके सीधा खड़का के फिर प्रयागराज को भेज दिया। अंग्रेजों ने संदेशा साफ दिया था, मराठों से किसी भी प्रकार की मदद लेने की चेष्टा शाह आलम ना करे। सीधा साफ संदेशा था मित्रों। और दूसरी तरफ देखो, इन 10 सालों में पानीपत के बाद अगर आप देखोगे तो अंग्रेज पुणे में पेशवा से वार्ता करने बारंबार 6 बार 10 साल में 6 बार मुंबई से अंग्रेज पुणे आए हैं। बताओ, इस तरह से अंग्रेजों ने ये जो चर्चा का मार्ग होता है ना बैकस्टेज का, वो उन्होंने अंग्रेजों ने अविरत मराठों से चालू रखा था। अब की बार माधवराव ने हरि पंडित को कोलकाता भेजा अंग्रेजों के पास। 20 सितंबर 1770 का माधवराव का एक अंग्रेजों को लिखा पत्र है, जो हरि पंडित ने सीधा कोलकाता ऑफिस में दिया। पत्र में माधवराव ये कहता है कि हमने रामचंद्र गणेश कानड़े को उत्तर अभियान में भेजा है।
आपके इस अभियान के संदर्भ में कोई विशेष टिप्पणी हो तो आपका स्वागत है। हमारा वकील हरि अमान जी पंडित को मैं भेज रहा हूं। अब अंग्रेजों ने गियर बदला, उनका नया खेल शुरू हुआ। उन्होंने तुरंत प्रयागराज और अवध दोनों जगह पे मोमिनों को बार बार धमकाना शुरू कर दिया और उनको मराठों के नाम से धमकाना शुरू कर दिया। मैं अवध का शुजा और शाह आलम दोनों को मराठों का डर दिखाना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया और वहां मराठों को भी पत्र व्यवहार करके उनको कर्नाटक, आरकाट और हैदर में अंग्रेजों ने उलझा के रखा। अब ये दोनों तरफ से अंग्रेज ढोल कैसे बजा रहे थे आप देखो। इसमें एक साल ऐसे ही बिना कुछ किए ऐसे ही निकल गया। मोमिन का भविष्य वहां अधर में लटका पड़ा था प्रयागराज में। यहाँ मराठे, महादजी, कानड़े, सभी को अपना भविष्य अंधकार में दिखने लगा था, क्योंकि भविष्य का कोई ठोस लक्ष्य इन सब के सामने नहीं आ रहा था। महादजी का संयम टूट गया। उसने मोमिनों को प्रयागराज में सीधा संदेशा भेजा, हम किसी और को बादशाह बना के गाजीउद्दीन को पुनः वजीर बनाना चाहते हैं और हम बना देंगे। अब ये संदेशा शाह आलम के पास पहुंचा तो प्रयागराज में मोमिन के होश उड़ गए। बादशाह ने तुरंत अंग्रेजों को संदेशा भेजा, मराठे दिल्ली के सीमा तक पहुंच गए हैं, कासिम गाजीउद्दीन उनके साथ है। ये मीर कासिम की मैं बात कर रहा हूं। मैंने बोला ना गोहात के राणा ने उसको शरण दे दी थी, तो मीर कासिम भी यही था। मीर कासिम और गाजीउद्दीन दोनों मराठों के साथ है। अगर आप तत्काल लश्कर नहीं भेजेंगे तो हम सभी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। ये शाह आलम अंग्रेजों को सुना रहा है। अब ये पत्र का जो समय है वो मोमिनों ने अपने वकील सैफुद्दीन महमूद को मराठों के छावनी में भेजा। मैंने अंग्रेजों को ये पत्र भेजा और उसी वक्त जैसे एक पत्र प्रयागराज गया, शाह आलम ने अपना जो स्पेशल उसका वकील था सैफुद्दीन महमद, उस सैफुद्दीन महमद को मराठों के छावनी में भेज दिया। अब मित्रों ये सैफुद्दीन महमद जो है, इसी महमद को लेके महादजी आगे दिल्ली पहुंचे और बादशाह के नाम की घोषणा भी इसी महमद ने दिल्ली के 7 दरवाजे पे की है। वो यही सैफुद्दीन महमद है जिसके हाथ में किले की चाबी भी किला यानी सौंप दिया महादजी शिंदे ने। 7 फरवरी 1771 ये तारीख थी। 7 फरवरी को जाबेता को किला छोड़ने का सीधा संदेशा महादजी शिंदे ने भेज दिया। तो उत्तर में, उस पत्र के उत्तर में कासिम अली और जीनत महल, इसकी अम्मा शाह आलम, इन्होंने कह दिया कि हर हाल में किला आपके हवाले हम नहीं करेंगे। जीनत ने भी साफ बता दिया। अब जीनत के इस नकार से अब युद्ध के सिवा महादजी के सामने कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचा था। कैसे बचता बताओ। महादजी ने दिल्ली किले के सामने तोपें खड़ी कर दी और तोपों को बत्ती लगा दी। बस मित्रों 2 दिन तोपें चली हैं, 2 दिन, बस 2 दिन के तोपों के गोले से किले के अंदर जितने भी मोमिन थे ना, सबकी भीगी बिल्ली बन गई और 10 फरवरी 1771 को उन्होंने किला मराठों को सौंप दिया। बस 2 दिन, आप देखिए। और ये थी जाबेता और जीनत की औकात। 2 दिन की औकात थी मराठों के सामने। और डायलॉग बाजी आप देखिए, जाबेता की, उसके बाप की, नजीब की,
वो तो मैंने बता ही दिया आपको। लेकिन असली औकात ये थी उन दोनों की। पूरे दिल्ली में पुनः मराठों की मदद से मुगलों के झंडे लगा दिए गए। जवान बख्त को बकायदा फिर से एक बार गद्दी पे बिठाया गया। मराठों ने ऊंचे ऊंचे नजराने जवान बख्त को पेश किए। पुनः 10 साल के बाद किले का पूरा बंदोबस्त मराठों के हाथ आया था। जाबेदा के ऊपर सीधी बात है जब्ती लाई गई सर्व प्रकार की। उसका सारा प्रदेश, रोहिला खंड वाला भी जितना उसका प्रदेश था ना, वो सारा का सारा जब्त कर लिया गया और हमारा ये जाबेता पुनः एक बार फिर निर्वासित बन गया। जाबेता और कासिम अली और जीनत, इन तीनों का वो जो अहंकार था, उनकी जो उर्मट अहंकार पूर्ण भाषाएं थी ना, ऐट था, रुबाब था, मैंने बताया आपको, कहाँ गया? एक दिन में लुप्त हो गया। वो तो हमको आज भी पता है। मोमिनों की बस मित्रों बातें सुने, हाँ, हम ये करेंगे और वो करेंगे और नक्शे से भारत को मिटा देंगे। भारत को हमने दी चोट से भारत कभी नहीं भूल सकता। 22 घंटे लगे सेना को, सारी हेकड़ी पोरकियों की निकल गई। हाँ? तो मोमिनों की तो बातें तो माशाअल्लाह क्या बातें करते हैं। 10 फरवरी को 10 साल बाद मराठों ने दिल्ली पे मित्रों विजयोत्सव मनाया है। प्रयागराज में हमारा अपंग बना मोमिन, उसका हाल तो देखने लायक था। मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, आप अगर साथ नहीं देंगे तो मैं मराठों की बैसाखी मांग के मैं दिल्ली जाऊंगा। इतना रोना जब शाह आलम ने अंग्रेजों के सामने गाया तो अंग्रेजों ने भी उसे फिर समझा बुझाकर उसका पहले रोना बंद किया, उसको थोड़ा सा शांत किया। अब इसको शाह आलम का देखो, मोमिन का, इसको दिल्ली तो जाना था क्योंकि दिल्ली में तो बादशाहत थी, तो वो बादशाहत भी चाहिए थी और यहाँ प्रयागराज का 26 लाख का वो अंग्रेजों का पगार भी चाहिए था और पूरा प्रयागराज का परगाना जो इलाका इसके हाथ में था, वो इलाके को भी हाथ से छोड़ना नहीं था। देखिए दोगलापन, क्या हाल बना था इस मुगल का, मैंने आपको 2-3 एपिसोड पहले बताया है। 1528 के बाद मित्रों जो डिंगे हाँक रहे थे ना ये मोमिन, 1707 के बाद ही ये सारे खलीहर बन गए। मैंने आपको पूरी की पूरी डिटेल सुनाई है इसकी। अब प्रत्यक्ष सड़क पे लाने के लिए अगले 60 साल लगे ये मैं मानता हूं, लेकिन 1528 से 1707 बस हमारे भारत के इतिहास में ये कितने 200 साल के आसपास का ये वक्त है बस। ठीक है यार, 25,000 साल का जिसका इतिहास हो उसके लिए 200 साल तो बस 1-1.5 दिन है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन 1707 के बाद 60-70 साल में ये प्रत्यक्ष मुगल सड़क पे आ गए। मुझे आप जबरदस्ती प्रयागराज में रखोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये था डेस्परेशन लेवल हमारे ठरकी मोमिन का। मित्रों यही वो समय है कि पूरे उत्तर भारत में माधवराव के बीमारी की खबर पूरी की पूरी फैल गई। अब मराठे जल्दी दिल्ली को अलविदा कह सकते हैं। अंग्रेजों ने कयास लगाया, सीधी बात है, अब माधवराव मृत्युशैया पे है तो मराठे यहां तो रुकेंगे नहीं, जल्द से जल्द पूना लौटेंगे। खैर 11 फरवरी को शाह आलम ने मराठों से वो प्रसिद्ध 5 कलमी करार वहां पे किया है। 29 मार्च 1771 की
बादशाह की दिल्ली वापसी का मुहूर्त मराठों ने निकाला था। तारीख थी 29 मार्च 1771। अब वो जो मैं ऊपर कहा ना 5 कलमी करार मराठों ने किया, मराठों की पहली मांग थी कि भाई दिल्ली के सीमा रेखा में आप जैसे पहुंचेंगे हमें 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसने कहा ना, 25 नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 लाख दूंगा। मराठों ने कहा चलो ठीक है। दूसरा, दिल्ली में गद्दी संभालने के बाद मराठों को 15 लाख रुपए युद्ध खर्च के तौर पे देना पड़ेगा। इसने कहा कि पैसा तो है नहीं, लेकिन प्रांत से मैं वसूली करके दे दूंगा। तीसरा, 1755 के बाद दिए गए जितने भी इलाके हैं वो पुनः मराठों के पास ही रहेंगे। बादशाह ने कहा कबूल। वजीरी छोड़ के सभी इतर राज दरबारी नियुक्तियां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मराठे करेंगे। कबूल। 12 अप्रैल 1771 को शाह आलम प्रयागराज से दिल्ली की ओर निकला है मित्रों। कुरा की सीमा तक शातिर अंग्रेज उसको जुलूस में पहुंचाने वहां सीमा रेखा तक आए थे। उनके साथ शुजा को भी अपने साथ लाए थे। बताओ, इतने शातिर लोग हैं ये गोरे। प्रयागराज शुजा के हवाले शाह आलम करना चाहता था, लेकिन भाई भला अंग्रेज हाथ में आया उसको सौंपने को तैयार होते क्या? बहाना बनाकर अंग्रेजों ने बादशाह की इस मांग को साफ मना कर दिया और प्रयागराज का किला अपने ही हाथ रखा। आगे 26 को हमारा शाह आलम फर्रुखाबाद पहुंचा। अहमद शाह बंगश तो हमने सुना कि पहले ही हुरों के पास पहुंच गया था। 12 अगस्त 1771 को मिर्जा नजब के हवाले मराठों ने किले के अधिकार सौंप दिए। वंदे मातरम।